डोमिनेटर को मार पाएगा या फिर लीजी इस डोमिनेटर के हाथों से मरने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लेवल अप टू सर्वाइव की पिछली एपिसोड में हमने देखा था लीजी रात के वक्त डेजर्ट में चलने के लिए बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसका सामना एक और मॉन्स्टर के साथ होता है जिसका नाम वैंडरिंग डोमिनेटर होता है, जो कि वुल्फ मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर इस लैकनाया डेजर्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर है। यहीं पर इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। डोमिनेटर लीजी के ऊपर अटैक करता है, जबकि लीजी को यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इस डोमिनेटर को मारना पड़ेगा। अगर वो इस डोमिनेटर को नहीं मार पाएगा तो ये खुद यहाँ पर मारा जाएगा। डोमिनेटर के फर्स्ट अटैक पर लीजी उसके अटैक को अवॉइड करते हुए पीछे की तरफ हटकर ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी तलवार उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब होती है और लीजी को लगता है कि वो इस अटैक के साथ उसको मार देगा और यहीं पर एपिसोड का एंड हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में जब लीजी की तलवार उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है, डोमिनेटर अपनी स्पीड को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से नीचे से निकल जाता है और लीजी की तलवार ग्राउंड के ऊपर टकराती है। इस बात से लीजी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि पहले भी सिस्टम में उसको बता दिया गया था कि डोमिनेटर की स्पेशल एबिलिटी उसकी स्पीड है, यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा स्पीड होती है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि ये कहाँ पर चला गया। डोमिनेटर बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ घूमते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारते हुए आगे की तरफ गुजर जाता है और लीजी बेचारा वहीं पर धड़ाम से करके गिर जाता है। तो वो काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है। लीजी अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर गाड़ कर वहाँ पर अपने आप को रोकता है और उसे काफी ज्यादा सांस भी आ रहा होता है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ लीजी के चेहरे के ऊपर से ब्लड बह रहा होता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। लीजी कहता है ये मॉन्स्टर तो वाकई में इस डेजर्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है और इसकी स्पीड तो वाकई में बहुत ज्यादा है, मैं इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि डोमिनेटर भी वहाँ पर खड़ा होकर सामने से कुछ कहता है, वो हालू कालू कहता है। अब ये पता नहीं अरबी है या फिर कौन सी लैंग्वेज है। तो लीजी अभी डोमिनेटर की तरफ ही देख रहा होता है कि वो सामने से गायब हो जाता है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है और वो पलक झपकने की स्पीड से बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और लीजी के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी पंच के साथ लीजी के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही वो अपने हाथ को उसके पेट से बाहर निकालता है तो लीजी वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। लीजी कहता है इसका ये लास्ट वाला ब्लो, इससे तो मेरी जान भी जा सकती थी अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया होता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक किया है, ये मुझे जानबूझकर नहीं मार रहा। लेकिन ऐसा क्यों है? डोमिनेटर लीजी के सामने खड़ा होता है। लीजी कहता है पता नहीं ये चाहता क्या है। लीजी क्योंकि वहाँ पर अपने पेट पे हाथ रख के नीचे बैठा होता है। डोमिनेटर उसे एक जबरदस्त किक मारता है और पीछे की तरफ फेंक देता है। लीजी अपने आप को यहाँ पर बहुत ज्यादा बेबस महसूस करता है। वो कहता है ये तो यहाँ पर मेरे साथ खेल रहा है, ये मुझे मार नहीं रहा, पता नहीं ये चाहता क्या है। लीजी के वहाँ पर नीचे गिरने के बाद वो डोमिनेटर फिर से आगे बढ़ता है और उसकी तलवार को उठाकर लीजी के सामने करते हुए कहता है हालू कालू। लीजी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर अपने हाथ से ये तलवार मुझे क्यों दे रहा है, इसका मकसद क्या है। लीजी जब उसके हाथ से वो तलवार ले लेता है, डोमिनेटर अपने हाथ को तलवार की तरह बनाता है और उसके सामने इशारा करते हुए उसे दिखाता है कि वो अपने हाथ को अपनी गर्दन पर लगाता है, यानी कि वो चाहता है कि लीजी अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन काटे। लीजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये मॉन्स्टर चाहता क्या है, ये चाहता है कि मैं अपनी तलवार के साथ इसकी गर्दन के ऊपर अटैक करूं। लेकिन साथ ही लीजी कहता है नहीं, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है, बिल्कुल बिल्ली और चूहे की तरह। जबकि चूहे को पता होता है कि बिल्ली उसे खाने वाली है, लेकिन बिल्ली उसे जल्दी से नहीं खाती, कि पहले वो उसके साथ खेलती रहती है, जब उसका दिल भर जाता है फिर वो उसे खा जाती है। ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर मेरे साथ इसी तरह खेल रहा है और बाद में ये मुझे खा जाएगा। तो अब क्योंकि डोमिनेटर उसे वहाँ पर मार नहीं रहा, इसी वजह से लीजी को अपनी तलवार उठाकर फिर से उससे फाइट करना पड़ती है। तो यहाँ पर रात से सुबह हो जाती है और पूरी रात वो लोग यहाँ पर फाइट करते रहते हैं। लीजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो लंबे लंबे सांस ले रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उसको मार नहीं रहा। लीजी नीचे गिरा होता है। लीजी कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, जितने भी ऑर्डिनरी अटैक्स हैं वो सारे इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। डोमिनेटर आगे बढ़ता है और लीजी को उसके कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। लीजी कहता है ये कमीना यहाँ पर पता नहीं करना क्या चाहता है, ये कब से मेरे साथ खेल रहा है, ये मुझे मार क्यों नहीं देता। तो डोमिनेटर यहाँ पर उसकी भाषा बोलते हुए कहता है इंसान। लीजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये मॉन्स्टर तो बात भी कर सकता है, लेकिन मुझे इससे पहले इसने बात क्यों नहीं की। तो डोमिनेटर लीजी से कहता है तुम सभी इंसान छोटे कीड़ों की तरह हो जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो जैसे वो लीजी को एक छोटा कीड़ा कहता है, लीजी अपनी तलवार को घुमाता है और फिर से उसके हाथ को काट देता है और गुस्से के साथ उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें किसने कह दिया कि हम इंसान कीड़े हैं, तुम एक कीड़े हो, एक बड़े से बीटल मॉन्स्टर हो जिसके पास दिमाग नहीं है।
तुम यहाँ पर मुझे कीड़ा कह रहे हो। तो डोमिनेटर अपने कटे हुए हाथ की तरफ देखता है और उसकी तरफ काफी देर तक घूरता रहता है। फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और जहाँ पर वाकई में वेनम की तरह इसकी लंबी जुबान भी है। तो राइटर ने वाकई में यहाँ पर वेनम को क्रिएट करने की कोशिश की है। डोमिनेटर वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है कि शायद 100 साल गुजर चुके हैं। पिछले कई 100 सालों से मैंने इस तरह के किसी इंसान से मुकाबला नहीं किया जो कि मुझे इतना ज्यादा एक्साइटिंग कर सके। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जबकि लीजी भी उसकी बात सुनने के बाद कहता है मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने भी कभी इतनी एक्साइटमेंट महसूस नहीं की जितनी आज महसूस हो रही है। मैं बहुत ज्यादा फायर्ड अप हूँ। लीजी कहता है मेरी फैमिली और जाओमी दोनों इस वक्त दूसरी दुनिया में मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे जल्दी से यहाँ पर इस फाइट को खत्म करके इस गेम से बाहर निकलना है ताकि मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास जा सकूं। मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, वो भी किसी एक बड़े से बीटल कीड़े के हाथ से। साथ ही वो चिल्लाकर कहता है मेरे दोस्तों, मेरी फैमिली, मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आने वाला हूँ। और जैसे वहाँ पर लीजी एक जोरदार चीख मारता है तो उसकी बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। डोमिनेटर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लीजी की पूरी बॉडी एनर्जी के साथ कवर होती है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी निकल रही होती है, क्योंकि लीजी को स्किल को एक्टिवेट करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए थी और उसने उन स्पेसिफिक कंडीशंस को अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से उसके पास स्किल्स आ गए हैं। और हमारा हीरो तो वाकई में यहाँ पर अब एक हीरो बन गया है। यहाँ पर लीजी को बताया जाता है उसके सिस्टम के थ्रू हमारी यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट को देखने के बाद हमारे गॉड लाटोनाया ने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं और उसकी ब्लेसिंग्स को हासिल करने के बाद अब तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट विंडो में इसे बताया जाता है कि तुम्हारे पास जितने भी स्टैट्स हैं वो सभी के सभी 100% तक इंक्रीज कर दिए गए हैं, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड, उसका अटैक और उसका डिफेंस वो सभी के सभी +100 हो चुके हैं। अब लीजी की पूरी बॉडी के अंदर से बहुत सारी ठंड और इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। लेकिन डोमिनेटर ये सब कुछ देखने के बाद और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। वो कहता है ऐसा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, चलो जल्दी से आओ फाइट करते हैं। और वो बड़ी स्पीड के साथ लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अब लीजी की स्पीड भी ज्यादा हो चुकी है। लीजी भी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर एक कट लगाता है। और डोमिनेटर की बॉडी के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारा ब्लड निकलता है। लीजी वहाँ पर खड़ा होकर अपनी तलवार को बार बार घुमाता है। वो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगाता है, लेकिन डोमिनेटर जहाँ पर इस सभी को एंजॉय कर रहा होता है। लीजी जब उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लगा रहा होता है उसी वक्त उसकी तलवार टूट जाती है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी 0 पर पहुंच जाती है। लीजी कहता है यहाँ पर मेरे अपने स्टैट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी 100% तक, लेकिन मेरे वेपन की ड्यूरेबिलिटी वो तो 0 हो चुकी है। मैं इस वेपन को यूज नहीं कर सकता। अब मैं इस मॉन्स्टर का सामना कैसे करूंगा? तो लीजी अपनी तलवार को वहीं पर फेंक देता और कहता है लगता है कि मुझे अपने पंचेस का यूज करना पड़ेगा। और वो डोमिनेटर के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो डोमिनेटर काफी दूर तक पीछे जाकर गिरता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका भी होता है। तो यहाँ पर डोमिनेटर को पंच मारकर पीछे की तरफ गिराने के बाद लीजी उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा सारे का सारा एक्सपीरियंस मेरा हो जाएगा। तो जिस तरफ वो डोमिनेटर गिरा होता है लीजी उसी तरफ देख रहा होता है कि आखिर वो डोमिनेटर कहाँ पर चला गया, लेकिन वो डोमिनेटर वहाँ पर नहीं होता। लीजी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसी वक्त उसके पीछे से वो डोमिनेटर निकलता है और उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब उस डोमिनेटर ने अपने आप को लेवल अप कर लिया है और उसकी शेप भी चेंज हो चुकी है। उसकी बॉडी के पीछे से उसके 6 टेंटिकल्स भी निकल आते हैं और वो अपने टेंटिकल्स को घुमाते हुए लीजी के ऊपर अटैक करता है और काफी सारी स्लैशेस लगाता है। तो डोमिनेटर लीजी के ऊपर अटैक करने के बाद से पीछे की तरफ गिरा देता है और वहाँ पर खड़े होकर कहता है इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है, बिल्कुल कीड़े की तरह। जबकि लीजी बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वहीं पर नीचे गिरा होता है। लीजी कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, मैं अपने आप को इतना ज्यादा लेवल अप करने के बाद 100% तक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद भी इसको नहीं हरा सकता। ने बिल्कुल ठीक कहा, हम इंसान वाकई में इससे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो यहाँ पर उस डोमिनेटर ने न सिर्फ अपनी बॉडी को चेंज किया है बल्कि अपने साइज को भी बड़ा कर लिया है। उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो अपने हाथ के अंदर एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है और उसी एनर्जी बॉल के साथ वो अपने हाथ में एक बड़ा सा साइट निकाल लेता है और उसी साइट के साथ एक बड़े से सोल रीपर को भी दिखाया जाता है, क्योंकि अपने इस लास्ट अटैक के साथ वो यहाँ पर लीजी को मारने वाला है। इसी वजह से लीजी को वहाँ पर सोल रीपर दिखाई दे रहा है। तो डोमिनेटर अपने हाथ में एनर्जी बॉल को क्रिएट करने के बाद सामने की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और वो सारी की सारी एनर्जी लीजी की बॉडी के साथ टकराती है और लीजी वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर कट लगते हैं और बहुत सारा ब्लड निकलता है। तो लीजी वहीं पर अपनी आंखें बंद कर देता है और कहता है डैम इट, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ? और वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके पास जो फाइनल विंडो ओपन होती है वो रेड कलर की होती है और उस पर लिखा होता है चैन लीजी, तुम्हारी एचपी लेवल 0 पर पहुंच चुकी है और तुम मरने वाले हो। और फिर साथ ही कहा जाता है तुम मर गए हो। तो यहाँ पर सिस्टम ने हमारे चैन लीजी को मार दिया है, लेकिन अगर हमारा हीरो ही मर जाएगा तो फिर हमारी सीरीज आगे कैसे चलेगी? तो हमारा हीरो यहाँ पर मरा नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में जैसे लीजी की आंख खुलती है वो एक बिस्तर के ऊपर होता है एक घर के अंदर। जल्दी से उठकर बैठ जाता है और लंबे लंबे
सांस ले रहा होता है वो अपने आसपास देखता है और कहता है ये क्या, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, वो डोमिनेटर कहाँ पर चला गया। लिजी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरने के बाद मैं गेम से लॉकआउट हो गया हूँ और मैं वापस से अपने घर में आ गया हूँ। वो खिड़की से बाहर देखता है तो कहता है नहीं, मैं तो अभी तक इस गेम में हूँ। ये जगह कौन सी है? वो किसी गाँव के अंदर होता है जहाँ पर बाहर गाँव की सीनरी होती है। काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये कौन सी जगह है और मैं कौन सी जगह पर हूँ। वो जल्दी से अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं। लगता है कि मैं यहाँ पर बिगिनर्स विलेज में आ गया हूँ। लिजी कहता है मेरे पास विंडो ओपन हो रही है, इसका मतलब यह है कि मैं अभी तक किसी गेम के अंदर हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह से याद है उस डोमिनेटर ने मेरे पर अटैक किया था और मैं वहाँ पर मर गया था, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ, वो भी अपनी पूरी बॉडी के साथ, और बॉडी के ऊपर कोई भी स्क्रैच भी नहीं है। अपनी शर्ट को उठाता है और अपने पेट के ऊपर देखता है। वो कहता है बॉडी के ऊपर तो कोई भी जख्म नहीं है, कोई भी इंजरी का निशान भी नहीं है, मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिजी अभी तक जिंदा होता है और वो किसी गांव में एक बिस्तर के ऊपर होता है, जो कि वहाँ पर बाहर की तरफ देखता है और कहता है मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। साथ ही वो अपने पास विंडो भी ओपन करता है और कहता है मैं तो अभी तक किसी गेम के अंदर हूँ क्योंकि ये सिस्टम मेरे पास ओपन हो रहा है। फिर वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है मेरी बॉडी के ऊपर बहुत सारी इंजरीज थी, सारी की सारी हील हो चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक कैसे हूँ? वो वहीं पर अपनी शर्ट को ऊपर उठाता है और अपने सिक्स पैक्स की तरफ देख रहा होता है, अपने पेट की तरफ, कि यहाँ पर कोई भी इंजरी नहीं है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और बाहर से एक लड़की अंदर आती है। तो वो लिजी के लिए नए कपड़े लेकर आई होती है। वो जैसी अंदर आकर लिजी को देखती है कि वो उठकर बैठा हुआ है, वो उसे कहती है तो तुम जाग गए। लेकिन जैसी वो देखती है कि लिजी ने अपनी शर्ट उठाई होती है और नीचे से सिक्स पैक्स नजर आ रहे होते हैं, वो शर्माते हुए वहीं पर चुप करके खड़ी हो जाती है। फिर साथ ही वो भागती हुई बाहर की तरफ जाती है और बाहर जाकर चिल्लाकर कहती है ग्रैंडपा उबारे, ये तो जाग गया। जबकि लिजी पीछे से उसे इशारा कर रहा होता है जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लिजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। लिजी सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बिगनर्स विलेज में ट्रांसफर हो गया हूँ और ये बिगनर्स विलेज है और ये सारे नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स है। यहीं पर ग्रैंडपा उबारे की तरफ भी दिखाते हैं। ग्रैंडपा उबारे बाहर धान की खेती कर रहे होते हैं। उन्हें जब अपनी पोती की आवाज आती है तो वो भी चिल्लाकर उसे कहती है क्या कहा तुमने? जरा जोर से चिल्लाकर कहना। तो वो फिर से चिल्लाकर उसे कहती है ग्रैंडपा वो लड़का जाग गया है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो दोनों ही अंदर आकर उसके पास बैठ जाते हैं। तो लिजी उन्हें सारी बात बताता है कि वो वहाँ पर डेजर्ट के अंदर मर गया था। वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गए थे तो फिर जिंदा कैसे हो? लिजी उनसे कहता है ये बात वाकई में सच है, एक मॉन्स्टर ने मेरे पर अटैक किया था, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर जख्मों के निशान थे। उस वक्त वहाँ पर मेरी आंखें बंद हो गई थी, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ। क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? सैली उसे कहती है हाँ मेरे ग्रैंडपा उबारे तुम्हें लेकर आए हैं। ये जब शिकार करने के लिए गए थे तो तुम उन्हें वहाँ पर मिले, इसलिए ये तुम्हें उठाकर घर ले आए। उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तुम मरने के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन तुम मरे नहीं थे, तुम अभी तक जिंदा थे। तो ग्रैंडपा उबारा ने तुम्हारा सारा ट्रीटमेंट किया। ग्रैंडपा उबारे उसे कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो, ये कोई गेम वर्ल्ड नहीं है और ना ही यहाँ पर इस गांव को कोई बिगनर्स विलेज कहा जाता है। ये तो हमारा अपना गांव है और ना ही हम लोग कोई नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स हैं, ना ही तुम्हारी तरह हम लोग इस गेम के कोई प्लेयर्स हैं। लिजी उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अभी तक किसी गेम के अंदर हूँ। अगर मैं एक प्लेयर हूँ तो बाकी के सभी लोग या तो नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे ये सारे प्लेयर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये लोग कई सालों से यहाँ पर इस गेम के अंदर फंसे हूँ मेरी तरह, इसी वजह से ये लोग इस बारे में भूल चुके हैं कि ये लोग एक गेम के अंदर हैं। फिर साथ ही उसे याद आता है कि मैं इनको अपनी विंडो के बारे में बता सकता हूँ। वो उन्हें कहता है जरा यहाँ पर देखो, क्या तुम लोगों को ये विंडो दिखाई दे रही है? ये एक गेम सिस्टम है। सैली और ग्रैंडपा दोनों ही उस तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। लिजी उनसे कहता है जरा गौर से देखो, ये गेम है और इसके अंदर ये मिशन टैब है, ये स्टेटस टैब है और इसके अंदर ये इक्विपमेंट टैब है। ऐसा सब कुछ तो सिर्फ गेम्स के अंदर ही होता है, यहाँ तक इसके अंदर एक मिनी मैप भी है। तो लिजी वहाँ पर हवा में इशारे कर रहा होता है, हालांकि असल में वो हवा में इशारे नहीं कर रहा होता बल्कि अपनी विंडो की तरफ इशारे कर रहा होता है। सैली अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा उबारे ऐसा तो नहीं है कि किसी मॉन्स्टर ने इसके सर के ऊपर कुछ ज्यादा ही गहरी चोट दे दी है जिसकी वजह से इसका दिमाग हिल गया है। ग्रैंडपा से कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही हिल गया है, अब ये लड़का पागल हो गया है। तो लिजी अपनी विंडो के अंदर जाओमिंग की आईडी और साथ में उसके एक दोस्त जिसका नाम जीएम होता है उसकी आईडी को सर्च कर रहा होता है। वो कहता है मैं अभी तक इस गेम के अंदर उन दोनों की आईडी को सर्च नहीं कर
पा रहा। लगता है कि अब मेरा बाहर की दुनिया के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा, मैं बाहर की दुनिया के साथ राब्ता नहीं कर सकता। लिज़ी गुस्से के साथ कहता है, तो फिर मैं इस जगह से निकलूंगा कैसे अगर मैं बाहर वाले लोगों से राब्ता नहीं कर सकता। साथ ही वो चिल्लाकर कहता है, मुझे बस अपने घर जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। उसी वक्त ग्रैंडपा की आवाज आती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, इस जगह से कोई भी निकल नहीं सकता। लिज़ी उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, इस पूरे डेजर्ट को लाटोनाया डेजर्ट कहा जाता है और लाटोनाया डेजर्ट में से कभी कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। जिसने भी यहाँ से जाने की कोशिश की है वो मरा है और कभी भी वापस नहीं आया। लिज़ी उनसे कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये एक बड़ा सा डेजर्ट है। इस डेजर्ट का कहीं ना कहीं पर तो कोई अंत होगा, कहीं ना कहीं पर तो कोई एग्जिट होगा। हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, डेजर्ट को पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं और वहाँ से हमें कोई रास्ता मिल जाएगा किसी दूसरे गाँव में जाने का या फिर इस गेम से बाहर जाने का। आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम लोग इस लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर नहीं जा सकते? तुम लोग यहाँ पर पहुँचे कैसे? मुझे अपने बारे में बताओ। सैली उसे कहती है, मैं और ग्रैंडपा हम लोग एक जायंट थंडरस्टॉर्म के साथ टकराए थे क्योंकि हम लोग बेरगमा कॉन्टिनेंट में ड्रैगन्स को हंट कर रहे थे। ड्रैगन्स के शिकार के दौरान वहाँ पर एक थंडरस्टॉर्म आया और उस थंडरस्टॉर्म की वजह से हम लोग वहीं पर बेहोश हो गए थे। उसके बाद जब हमारी आंख खुली तो हम लोग यहाँ पर लाटोनाया डेजर्ट में थे। सैली उसे कहती है, मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कि कहानियों के मुताबिक इस डेजर्ट को लाटोनाया डेजर्ट कहा जाता है। ये एक ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर गार्ड्स को भी बंदी बनाया जा सकता है, एक जेल की तरह है और यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और कहानियों के मुताबिक यहाँ पर से अगर तुम्हें निकलना है तो तुम सिर्फ एक ही तरीके से निकल सकते हो। तुम्हें यहाँ पर इस डेजर्ट के अंदर खोए हुए टेम्पल जिसका नाम कैबरी है उसको ढूंढना होगा। अगर तुम टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढ लेती हो तो तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का एक चांस है। लेकिन कहानियां ऐसा भी कहती हैं कि ये डेजर्ट एक मेज की तरह है, एक भूल भुलैया की तरह। तुम घूम फिर कर फिर से वापस इसी गाँव में आ जाते हो और तुम्हें वो टेम्पल कभी नहीं मिल सकता। हमारे इस गाँव से बहुत सारे लोगों ने उस टेम्पल को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कभी कोई भी टेम्पल ऑफ कैबरी को नहीं ढूंढ पाया और सभी लोग जो यहाँ से गए थे वो कभी जिंदा वापस नहीं आए। काफी सालों तक बहुत सारे लोगों ने इस तरह ट्राई किया लेकिन उसके बाद सभी लोगों को समझ आ गई अब इस टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अपनी जान गंवाना ठीक नहीं। इसी वजह से लोगों ने यहाँ से निकलने का सपना ही छोड़ दिया और सभी लोगों ने इसी गाँव के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया कि डेजर्ट के अंदर जाकर निकलने के सपने को पूरा करने से बेहतर है यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारी जाए। तो लिज़ी उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। ग्रैंडपा उबारे आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, हर साल जब भी यहाँ पर थंडरस्टॉर्म आता है तो नए लोग यहाँ पर भेजे जाते हैं। मैं पिछले कई सालों से यहीं पर इसी गांव के अंदर हूँ। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर नए आते हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से कभी कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आया और कोई भी यहाँ से निकल नहीं पाया। ग्रैंडपा लिज़ी से कहते हैं, तुम्हें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। आज के बाद तुम इसी गाँव के एक मेंबर हो और यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारना पड़ेगी। थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद सैली तुम्हें इस पूरे गाँव को विजिट करवा देगी। वो तुम्हें दिखाएगी कि यहाँ पर गाँव में जिंदगी किस तरह गुजरती है। लिज़ी कहता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कैसे कर लूं कि मैं यहाँ पर किसी गेम के अंदर नहीं बल्कि किसी और दुनिया के अंदर हूँ। मुझे पता है कि मैं अभी तक एक गेम के अंदर हूँ। मैंने बहुत सारी मानवा स्टोरीज को पढ़ा है, उनमें ऐसा ही होता है कि अचानक से एक प्लेयर गेम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे मिशन को पूरा करना पड़ता है गेम के अंदर से निकलने के लिए। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, तुम्हारे पास एक नया मिशन है और उस मिशन का नाम होता है द रिवेंज ऑफ कैबरी। और साथ ही उस मिशन की इंट्रोडक्शन भी दी जाती है। उसे कहा जाता है, अब जबकि तुम्हें रीबॉर्न किया गया है, गॉड कैबरी ने अपनी पावर्स के साथ तुम्हें रीबॉर्न करवाया है और यहाँ पर तुम्हें अपनी प्रोटेक्शंस दी हैं और साथ ही ब्लेसिंग्स भी दी हैं। इसी वजह से तुम्हें गॉड कैबरी के टेम्पल को ढूंढना होगा और उसको अनसील करना होगा और साथ ही उसे मिशन को क्लियर करने के लिए कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि उन्हें इन सारे मिशंस को पूरा करना होगा। सबसे पहले उसे इस लाटोनाया डेजर्ट के अंदर खोए हुए टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना होगा। उसके बाद जब उसे वो टेम्पल मिल जाएगा तो उसके अंदर उसका गार्डियन है जिसका नाम नेब्रस है। नेब्रस को हराना पड़ेगा। एक बार नेब्रस को हरा दिया तो नेब्रस को हराने के बाद कैबरी की सील अनलॉक हो जाएगी। इस तरह तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा और मिशन को पूरा करने पर उसे जो रिवार्ड्स बताए जाते हैं वो ये होती है कि अगर तुमने वहाँ पर इस मिशन को पूरा कर दिया तो तुम्हें एक चाबी मिलेगी। उस चाबी की मदद से तुम लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। तो लिज़ी वहीं पर रेस्ट करने के बाद वहाँ से बाहर चला जाता है। वो गांव के बाहर खेत में लेटा होता है और वहीं पर अपनी विंडो के स्टैट्स को घूर घूर कर देख रहा होता है। लिज़ी कहता है, मुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता कि अचानक से मैं इस गेम के अंदर कैसे फंस गया, लेकिन अब शुक्र है कि मेरे पास एक मिशन है। मुझे पता है कि मुझे करना क्या है और मैं कैसे इस गेम से बाहर निकल सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी खोए हुए टेम्पल को ढूंढना होगा और नेब्रस को हराना होगा। उसके बाद मैं इस गेम को छोड़कर जा सकता हूँ। ज़ीलिया भी वहीं पर लेटा होता है। किसी वक्त उसे साइड से सैली की आवाज आती है। सैली उसे
दूर से चिल्लाकर कहती है, ज़ीला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम्हें तो घर में होना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। लिज़ी उसे कहता है, मेरे जख्म हील हो चुके हैं, मैं ठंडी हवा लेने के लिए बाहर चला आया, मैं सारा दिन बिस्तर के ऊपर तो नहीं गुजार सकता। लिज़ी भी उठकर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है, यहाँ पर सामने जो डेजर्ट दिखाई दे रहा है, क्या इसी को लाटुनाया डेजर्ट कहा जाता है? सैली उसे कहती है, हाँ तुम इसे लाटुनाया डेजर्ट कह सकते हो, लेकिन असल में बात ये है कि ये सारे का सारा एरिया ही लाटुनाया डेजर्ट है। हम लोग इस वक्त जिस विलेज में है ये भी लाटुनाया डेजर्ट के अंदर है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा गांव है जो कि लाटुनाया डेजर्ट के सेंटर में है। हमारी चारों तरफ लाटुनाया डेजर्ट है, हम लोग चारों तरफ चाहे जिस तरफ भी चले जाए हम इस डेजर्ट को पार करके नहीं जा सकते। लिज़ी उसकी बात सुनने के बाद चारों तरफ घूमता है तो वाकई में चारों तरफ डेजर्ट होता है, जबकि उसके डेजर्ट में ये छोटा सा गाँव है। लिज़ी उसे कहता है, अगर वाकई में यहाँ पर चारों तरफ ये डेजर्ट है तो इसका मतलब उस खोए हुए टेम्पल ऑफ टैबरी को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सैली उसे कहती है, क्या तुम वाकई में उस खोए हुए टेम्पल को ढूंढने के लिए जाने वाली हो? हमने कहा था कि ऐसा मत करो क्योंकि कोई भी उसको नहीं ढूंढ पाया। लिज़ी उसे कहता है, मुझे यहाँ पर अपनी बाकी की सारी जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे यहाँ से वापस जाना है, इसी वजह से मुझे टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना पड़ेगा। सैली उसे कहती है, ऐसा कोई टेम्पल है ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की है लेकिन कोई भी इस जगह को छोड़कर उस टेम्पल को नहीं ढूंढ पाया और कभी जिंदा वापस नहीं आया। अगर तुम भी इस डेजर्ट के अंदर जाओगे तो किसी पावरफुल दुश्मन के हाथों मारे जाओगे। लिज़ी उसे कहता है, मैं एक बार तो पहले से इस गेम में मर चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं मरने वाला, मुझे जल्दी से जल्दी उस टेम्पल को ढूंढना है ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। फिर वो सैली से कहता है, चलो मेरे साथ आओ, हम लोग गाँव में चलते हैं और टाउन को घूम कर आते हैं। और वो दोनों यहाँ से गाँव को घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे। यहीं पर एपिसोड 6 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ीली सैली को कहता है, चलो हम लोग गांव में घूम कर आते हैं, मुझे अपने गांव के बारे में बताओ। और वो दोनों गांव में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में वो दोनों गांव की तरफ जा रहे होते हैं। सैली ज़ीली से कहती है, ज़ीली क्या तुम वाकई में इस जगह को छोड़कर उस डेजर्ट में जाने वाले हो खोए हुए टेम्पल को ढूंढने के लिए? तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें वो खोया हुआ टेम्पल मिल जाएगा? ज़ीली उससे कहता, हाँ मुझे कोशिश तो करना पड़ेगी, मैं उस टेम्पल को ढूंढ लूंगा। सैली उससे कहती है, लेकिन वहाँ पर लाटुनाया डेजर्ट के अंदर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ग्रैंडपा उबाराई भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो उन सभी को हरा पाएंगे या नहीं, कि वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इन सारे मॉन्स्टर्स को हरा सकते हो? लिज़ी से कहता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी अच्छी फाइटिंग एबिलिटीज है। हालांकि मैं दिखता काफी ज्यादा वीक हूँ लेकिन मैं इतना वीक हूँ नहीं। ये दोनों अभी चलते हुए जा रहे होते हैं कि इसी वक्त उन दोनों के ऊपर तलवार से अटैक होता है, कोई सामने की तरफ से उनके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। लिज़ी और सैली ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि सामने से किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। जैसे उनके ऊपर अटैक होता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उसी धमाके के साथ ही यहाँ पर हमारे गुंडों की एंट्री होती है। तो ये 3 लड़के होते हैं। मेन गुंडे का नाम बोबैन होता है और उसके साथ उसके दोनों साथी होते हैं। तो बोबैन वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए कहता है, लगता है कि हमने अपना शिकार ढूंढ लिया। तो धुएं के हटने के बाद वहाँ पर लिज़ी को दिखाते हैं, जो कि लिज़ी वहाँ पर धुएं में साइड पर खड़ा होता है और कहता है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पर किसने अचानक से अटैक कर दिया? वो सैली की तरफ देखता है तो सैली भी एक पावर यूजर है। सैली के पास फायर को कंट्रोल करने की पावर है। सैली ने वहाँ पर अपनी फायर पावर को यूज करते हुए सामने वाले अटैक को ब्लॉक किया होता है, सामने से जो स्ट्राइक्स आई थी। बोबैन भी सैली की तारीफ करते हुए कहता है, सैली तुम्हारी पावर्स तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुमने तो मेरे अटैक्स को अपनी वॉल ऑफ फायर के साथ ही रोक लिया। साथ ही वो हंसते हुए सैली से कहता है, सैली तो फाइनली हम लोग फिर से मिल रहे हैं। जबकि सैली उसे कहती है, बोबैन जी तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर से हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो, हर बार अपना इस तरह का कमीनापन क्यों नहीं छोड़ोगे? लिज़ी सैली से कहता है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो, ये लोग कौन है और ये हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं? सैली उसे कहती है, मैं तुम्हें इस गाँव के बारे में एक बात बताना भूल ही गई थी कि यहाँ पर कुछ चोर है। हालांकि ये सभी लोग भी हंटर्स हैं, लेकिन ये सभी लोग हंटिंग करने की बजाय चोरी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और ये सभी लोग मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्केरियर है। यानी कि तुम्हें मॉन्स्टर से ज्यादा इनसे डरना चाहिए। इन सभी के बारे में ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये सभी लोग हंटर्स होने के नाम पर एक धब्बा है, क्योंकि ये सभी लोग लाटुनाया डेजर्ट के अंदर पावरफुल मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लायक नहीं है। इस वजह से ये यहाँ पर दूसरे हंटर्स को लूटते हैं और उनके पास से उनका खाना और उनके पैसे छीन लेते हैं। ये सभी लोग बहुत ही बेशर्म और डरपोक हंटर्स हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हमें इनसे संभल कर रहना होगा। बोबैन जल्दी से अपने पास से अपनी दोनों शैडो स्वर्ड्स को निकाल लेता है, क्योंकि बोबैन एक शैडो स्वर्ड्समैन है। लिज़ी उसके हाथ में उन दोनों तलवारों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और सैली से कहता है, इसके पास ये कौन सी एबिलिटी है, मैंने इसकी तरह का स्किल पहले कभी नहीं देखा। बोबैन भी अपनी तलवारों को सैली के सामने करते हुए कहता है, सैली लास्ट टाइम तो तुम हमारे हाथों से बचकर निकल गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सैली भी जल्दी से अपनी पावर्स को अनलॉक करती है
और अपनी फायर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। वो लीजी से कहती है, लीजी जल्दी से वापस जाओ और जाकर ग्रैंडपा उबारे को इस बारे में बताओ, हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जब तक तुम यहाँ पर ग्रैंडपा उबारे को लेकर नहीं आते तब तक मैं इनको यहीं पर रोका रखती हूँ। और यहीं पर हमें एक सेन ग्रैंडपा का भी दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपने खेतों में खड़े होते हैं। उसी वक्त आसमान के ऊपर थंडर इलेक्ट्रिसिटी चमक रही होती है। ग्रैंडपा कहते हैं, थंडरस्टॉर्म फिर से आ रहा है और इस गाँव का थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सैली को अभी तक घर वापस आ जाना चाहिए था, वो उस नए लड़के के साथ अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है। बोबेन सैली से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारे इस दोस्त को यहाँ से जाने दूंगा और जाकर तुम्हारे ग्रैंडपा को बुलाने दूंगा। लड़का यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता, हमारे पास अभी भी एक मौका है, चुपचाप मेरे साथ चलो और मैं इस लड़की को यहाँ से जाने दूंगा। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये बेवकूफ लड़का कौन है, मैंने पहले कभी इसे अपने विलेज में नहीं देखा। सैली आगे बढ़ती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। बोबेन गुस्से के साथ उसे कहता है, तो फिर ठीक है, इसके बाद दोबारा मुझे मत कहना कि मैंने तुमसे पहले ये नहीं कहा था, तो अब मुझे यहाँ पर फाइट करके तुम्हें जीतना पड़ेगा। सैली लीजी से कहती है, मैं यहाँ पर इनको रोकने के लिए कोई ना कोई तरीका सोच लूंगी, मैं यहीं पर इनको रोका रखूंगी, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। लीजी उसे कहता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। लीजी उसे कहती है, इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। लीजी उसे कहता है, मैंने अपनी डिक्शनरी के अंदर से एस्केप वर्ड को मिटा दिया है क्योंकि मेरी डिक्शनरी में एग्जिट का वर्ड है ही नहीं। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर मिले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, मेरे जख्मों को हील किया और मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अपने कॉमरेड्स को कभी भी छोड़कर नहीं जाता। तो लीजी भी यहाँ पर अपनी ही तारीफें कर रहा होता है और सैली के सामने डायलॉग्स मार रहा होता है कि उसी वक्त बोबेन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और लीजी के चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ दबा देता है और दरख्त के साथ जाकर उसे टकराता है। क्योंकि बोबेन एक शैडो स्वर्ड्समैन है, इसी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो बड़ी स्पीड के साथ लीजी को पीछे वाले पेड़ के साथ जाकर टकराता है और वो लीजी से कहता है, कचरे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन? क्या तुम कोई हीरो हो जो कि यहाँ पर इस लड़की को बचाने वाले हो? मुझे तो तुम बस एक कमजोर से इडियट दिखाई देती हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तुम तो यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर इस लड़की को क्या बचाओगे? तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहे हो। इस गाँव के अंदर हम लोग यहाँ पर अपना मुंह नहीं चलाते बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाते हैं, अपने हाथ चलाते हैं। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तभी तुम इस गाँव में टिक पाओगे। लीजी जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसको कलाई से पकड़ता है और साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद कर रहा होता है जिससे वो काफी ज्यादा जोर डाल रहा होता है। बोबेन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लीजी उसे कहता है, अगर तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। साथ ही वो बोबेन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो? लीजी उसके हाथ को पकड़कर अपने चेहरे को उससे आजाद करवा लेता है और उसके हाथ को दबाते हुए उससे कहता है, तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ को यूज करते हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया। जब मैं उससे बात कर रहा था तब तुमने अचानक से मेरे ऊपर अटैक किया। तुम तो एक बहुत ही घटिया फाइटर हो। और फिर साथ ही लीजी उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन बोबेन भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। साथ ही उसने अपने हाथ को भी पकड़ा होता है। बोबेन अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। इस लड़की ने सिर्फ अपने एक हाथ के साथ ही मेरे हाथ को मोड़ते हुए मेरे हाथ को डिसलोकेट कर दिया है। जबकि लीजी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। लीजी कहता है, ये बंदा तो काफी ज्यादा फास्ट है, हालांकि मैंने अपने सारे पॉइंट्स को एजिलिटी में ऐड किया था, इसकी वजह से मेरी एजिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड और एजिलिटी मुझसे ज्यादा है। सैली लीजी से पूछती है, लीजी क्या तुम ठीक हो? ली उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर सैली बोबेन से कहती है, बोबेन आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो? तुम्हें हमसे चाहिए क्या? तुम हर बार मेरा रास्ता क्यों रोक लेती हो? बोबेन उसे कहता है, मैं तुमसे पहले भी कई बार ऐसे कह चुका हूँ कि मुझे तुम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन तुम हर बार मुझे ना करके चली जाती हो। सैली उसे कहती है, और मैं पहले भी तुमसे ये बात कह चुकी हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह के सपने देखना छोड़ दो, मैं कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। जबकि लीजी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, लगता है कि ये लड़का यहाँ पर सब कुछ इसीलिए कर रहा है ताकि वो सैली को अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। सैली भी लीजी की बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। बोबेन यहाँ पर लीजी की तरफ देखने के बाद सैली से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने इस लड़के को अपने लिए बॉयफ्रेंड चुना है और इसी लड़के की वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें पता है कि मैं इस गांव का सबसे बेस्ट स्वर्ड्समैन हूँ, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर इस पूरे गांव में नहीं है। सैली उसे कहती है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम लोग तो अभी अभी मिले हैं, तो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। बोबेन उसे कहता है, अब बहाने बनाना बंद करो, तुम इसे अपना दोस्त कह रही हो, जबकि मुझे
पता है कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि दोस्त से कुछ ज्यादा है। तो वो बेन यहाँ पर लिजी को चैलेंज करता है और उसे कहता है चलो जल्दी से वहाँ पर लड़की के पीछे छुपना बंद करो, यहाँ पर आओ और मर्दों की तरफ फाइट करते हैं, हम दोनों आपस में फाइट करेंगे और अगर तुमने मुझे यहाँ पर हरा दिया तो उसके बाद मैं कभी भी सैली की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं इसका पीछा करना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो सैली मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और तुम इसको छोड़ दोगे। वो वहाँ पर उसे चैलेंज करता है। उसी वक्त हमारे ली के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे पास एक नया साइड मिशन है, इसका नाम शैडो मैडनेस है और तुम्हें यहाँ पर शैडो स्वर्ड्समैन बोबा को हराना होगा। तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करोगे? अगर तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो और इस मिशन को पूरा कर लेते हो तो तुम्हें लाटोनाया डेजर्ट के खोए हुए टेम्पल का खोया हुआ नक्शा दिया जाएगा। लिजी भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। अचानक से मेरा सिस्टम मुझे एक नया मिशन दे रहा है और इस मिशन को पूरा करने पर मुझे लाटोनाया डेजर्ट का मैप मिलेगा, एक कंप्लीट मैप जिसके अंदर टेम्पल ऑफ कैबरी की लोकेशन भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इस मिशन को पूरा करने से मैं इस जगह को छोड़ने के एक कदम और ज्यादा करीब हो जाऊंगा। लिजी कहता है ठीक है मुझे ये एक मिशन एक्सेप्ट करना है और फिर साथ ही वो बोबैन से कहता है ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। बोबैन भी अपनी तलवार को उठाता और कहता है चलो ठीक है फिर फाइट करते हैं। जबकि बोबैन के दोनों दोस्त कहते हैं अचानक से बिग ब्रो को क्या हो गया है, ये इतना सीरियस क्यों हो गया है। सैली लिजी से कहती है लिजी क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम इसको हरा सकते हो? पर मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसको हरा पाओगे क्योंकि हमारे गाँव में ये सबसे बेस्ट शैडो स्वर्ड्समैन है। लिजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है मैंने कभी शैडो स्वर्ड्समैन के साथ फाइट नहीं की, क्या ये वाकई में स्ट्रॉन्ग होते हैं? सैली उसे कहती है शैडो स्वर्ड्समैन के पास स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि इनका मेन पॉइंट स्पीड होती है। ये लोग यहाँ पर शैडोज की पावर को यूज कर सकते हैं, अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकते हैं और सबसे स्पेशल एबिलिटी इनकी स्पीड होती है। लेकिन ऐसा कहना भी गलत होगा कि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती, इनके पास स्ट्रेंथ होती है और वो काफी ज्यादा होती है। अगर ये अपनी स्पीड के साथ अपनी तलवारों की स्ट्रेंथ को कंबाइन करें तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से तुम्हें इसकी तलवार के अटैक से बचना होगा, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फोर्स निकल सकती है, ये बड़ी आसानी से तुम्हें मार सकता है। लिजी उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पहले भी एक बार मार चुका हूँ। और फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो दोनों ही बड़ी स्पीड से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिजी फाइट करते हुए यही सोच रहा होता है मुझे तो इस बारे में सोचकर ही हैरानी होती है कि मेरी एक परफेक्ट लाइफ में मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ एक गेम की वजह से बर्बाद हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए ताकि मैं बाहर जा सकूँ। लिजी कहता है अब जबकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ तो मुझे सिर्फ इस बंदे को हराना होगा। लिजी सामने की तरफ एक पंच मारता और कहता है मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को हराना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसे आसानी से हरा दूंगा और उसके बाद मुझे एक मैप मिलेगा, उस मैप को फॉलो करते हुए मैं टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढ लूंगा और इस जगह को छोड़कर जा सकता हूँ। तो जैसे ली उसके ऊपर पंच मारता है तो बोबैन अपनी शैडोज की पावर को यूज करते हुए जल्दी से घूमकर उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। तो ली और बोबैन की ये वाली फाइट नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू रहेगी, तो देखेंगे कि इन दोनों में से कौन इस फाइट को जीतने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बोबैन और लिजी के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। लिजी के पास तो एक मिशन है कि उसे यहाँ पर बोबैन को हराना है, तो उसे खोया हुआ मैप मिलेगा। कि बोबैन के पास एक वजह है लिजी को हराने की कि अगर वो यहाँ पर इसको हरा देगा तो बदले में उसे सैली मिलेगी। दोनों यहाँ पर इस फाइट में अपना जी जान लगाने वाले हैं। लिजी सबसे पहले आगे बढ़कर बोबैन के चेहरे के ऊपर पंच मारने लगता है, लेकिन बोबैन अपनी शैडोज की पावर को यूज करते हुए जल्दी से घूमकर उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। तो लिजी भी हमारा जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपने पाँव को घुमाते हुए उसे एक जबरदस्त किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन बोबैन बड़ी आसानी के साथ उसके पाँव के अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। बोबैन क्योंकि एक शैडो स्वर्ड्समैन है, इसी वजह से वो यहाँ पर शैडोज की पावर को यूज कर सकता है। वो अपने मल्टीपल शैडोज क्रिएट कर सकता है और शैडो मूवमेंट्स को भी यूज कर सकता है। तो बड़ी स्पीड के साथ शैडोज के साथ पीछे की तरफ हट जाता है। तो बोबैन पीछे हटने के बाद सैली से कहता है सैली तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा वीक है, इसके बदले में तुम्हें मुझे चूज करना चाहिए था, तुमने एक बहुत ही कमजोर लड़की को अपना बॉयफ्रेंड चुना है। ली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। ली कहता है ये बंदा कब से मेरे अटैक को सिर्फ डिफेंड ही कर रहा है, ये मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर कोई और प्लान बना रहा है, या फिर ऐसा है कि इसकी अटैक पावर कम है इसी वजह से ये मेरे पर अटैक नहीं कर रहा। सैली फिर से आगे बढ़ती है और ली से कहती है ली मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी यहाँ से वापस चला जाना चाहिए, मैं इनके साथ चली जाती हूँ, जाकर ग्रैंडपा उबरे को लेकर आओ। ग्रैंडपा उबरे इस लड़की से मुझसे वापस ले लेंगे कि इस गाँव में सिर्फ एक ग्रैंडपा ही है जो कि इसको हरा सकते हैं। इस गाँव
में और कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ली उसे कहता है सैली मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मैंने इसको चैलेंज किया है इसलिए मैं इसको यहाँ पर हराऊंगा। ली मुस्कुराते हुए उसे कहता है सैली तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे इस फाइट को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर हमने इस फाइट को जीत लिया तो हम लोग इस गाँव को छोड़कर जा सकते हैं, इस जगह को छोड़कर जाने का एक रास्ता मिल जाएगा। सैली भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में हम लोग इस गाँव को छोड़कर जा पाएंगे। सैली हैरान होकर उसे कहती है ली ये तुम क्या कह रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, बो बैन को हराने से यहाँ से इस गाँव को छोड़कर जाने का कैसे ताल्लुक हो सकता है, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं, आखिर बोबान का इस सब से क्या ताल्लुक। ली भी इसकी बात सुनने के बाद इसी बारे में सोच रहा होता है। ली कहता है जब से मैं इस गेम के अंदर आया हूँ तब से यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सभी का सभी कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टम ने मुझे कम से कम यहाँ पर एक मौका तो दिया है, मुझे एक मिशन दिया है। पहले जब मैं इस गेम के अंदर फंसा वहाँ पर एक डेजर्ट के अंदर एक मॉन्स्टर ने मेरे पर अटैक किया और उस मॉन्स्टर ने मुझे मार दिया। उसके बाद मैं अचानक से जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद इस गाँव में आ गया। इस गाँव में आने के बाद बोबैन से मेरा सामना हुआ और अचानक से मेरे पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुम्हें मैप दिया जाएगा। हालांकि ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो ऊपर बैठा हुआ है जो कि इस सब को मैनिपुलेट कर रहा है। उसी वक्त बोबैन ली को आवाज देता है। ली सामने की तरफ देखता है तो बोबैन अपनी दोनों तलवारों को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे फेंक देता है। बोबैन अपनी तलवारों को ग्राउंड के अंदर गाड़ने के बाद उसे कहता है लड़के तुम्हारा नाम जो भी है, चैन लीजी और लीजियाओ जो भी, तुम यहाँ पर खड़े खड़े किस बारे में सोच रहे हो, लगता है कि अब तुम बहुत ज्यादा पछता रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अब पछताने का वक्त नहीं रहा। लीजी उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुमसे डर रहा हूँ, डर तो तुम रहे हो, तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा हूँ लेकिन तुम सिर्फ डिफेंडिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। तुम्हें वाकई में इतना ज्यादा डर लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करके मुझे हरा नहीं पाओगे और तुमने अपने वेपन्स को क्यों छोड़ दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे डर रहे हो। बोबैन उसे कहता है नहीं मैं तुमसे डर नहीं रहा, मैं तो बस इस बारे में सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे कचरे के साथ जिसके पास कोई वेपन भी नहीं है उसके साथ फाइट करने से मेरी शान में कमी आएगी, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक बराबरी का मुकाबला करें। और फिर साथ ही वो अपनी दोनों तलवारों में से अपनी एक तलवार को उखाड़ता है और कहता है ये लो मेरी एक तलवार तुम यूज कर सकते हो, कहीं ऐसा ना हो कि गाँव वाले इस बारे में सोचे कि यहाँ पर बोबैन जो कि गाँव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है उसने एक कमजोर से लड़के को बुली किया है, यहाँ पर हम दोनों में फेयर फाइट होनी चाहिए, तुम्हारे पास भी एक वेपन होना चाहिए। वो अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंक देता है। लीजी उसकी तलवार को कैच कर लेता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। बोबैन के दोनों साथी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि हमारा बॉस इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस है, कि इसने ये काम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया। सैली भी सोच रही होती है चलो शुक्र है कि इसने अपनी तलवार तो उसको दे दिया। तो ली उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ने के बाद उसे कहता है तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि रूल्स को फॉलो करते होगे, तुम तो शक्ल से एक टबोरी लगते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी एक तलवार मुझे दे दी। मैं उस अटैक को नहीं भूल सकता अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने मेरे पर स्नीक अटैक किया था। बोबैन चिल्लाकर उसे कहता है कौन सा स्नीक अटैक, मैंने कोई स्नीक अटैक नहीं किया, तुम्हारा ही ध्यान मेरी तरफ नहीं था, मैं तो बस वहाँ पर उस लड़की के सामने शो ऑफ कर रहा था। ली उसे कहता है अच्छा ठीक है अब रोना बंद करो, चलो फिर हम यहाँ पर फाइट करते हैं। जबकि हम दोनों के पास ही वेपन्स हैं तो फिर यहाँ पर हम दोनों फाइट करते हैं, जो भी जीते या हारे के बाद रोना मत। ली कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर इसको हराना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे वो नक्शा चाहिए। जबकि बोबैन उसे कहता है चलो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि आखिर शैडो एबिलिटी की रियल पावर क्या होती है। ली बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है बोबैन के ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि बोबैन वहीं पर खड़ा होता मुस्कुरा रहा होता है। ली जैसी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, बोबैन की बॉडी वहीं पर शैडो में चेंज हो जाती है और वो शैडो में चेंज होने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए ली के ऊपर अटैक कर देता है। ली भी अपनी तलवार को सामने करते हुए बड़ी जल्दी से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, क्योंकि अगर वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। तो ली उसके अटैक को ब्लॉक करके सामने की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त बोबैन की आवाज उसे पीछे से आती है। बोबैन उसे कहता है ली तुम कहाँ पर देख रहे हो, चैन ली जाओ जल्दी से पीछे की तरफ देखो। ली पीछे की तरफ देखता है तो बोबैन उसके पीछे की तरफ भी होता है, क्योंकि बोबैन ने यहाँ पर अपना सेकंड क्लोन भी जनरेट किया है और वो दोनों क्लोन्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। एक उसके ऊपर सामने से उसके ऊपर अटैक करके उसको ब्लॉक कर रहा है, जबकि दूसरा उसके पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करता है। ली जल्दी से सामने वाले को सामने की तरफ धक्का देता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए पीछे की तरफ करते हुए पीछे वाले के अटैक को ब्लॉक करता है। और साथ ही यहाँ पर बोबैन अपनी शैडो मूवमेंट्स को यूज कर रहा है, तो ली को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही कि कब वो कहाँ से अटैक कर दे, क्योंकि वो शैडोज की पावर को यूज कर सकता है। सैली भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब यहाँ पर क्या होने वाला है। ली ने जैसे वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक किया था, बोबैन पीछे वाली साइड पर आकर उसके कंधे के ऊपर एक स्ट्राइक लगाकर पीछे हट जाता है। इस वजह से ली का कंधा जख्मी हो जाता है और उसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारी एचपी 300 पॉइंट्स के हिसाब से कम हो गई है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 700 पॉइंट्स एचपी रह गई है। अगर तुम्हारी एचपी 300 से कम हो जाती है तुम्हारा मिशन ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। बोबैन ली के ऊपर अटैक करने के बाद पीछे हट जाता है और उसे कहता है अभी भी वक्त है, अपनी हार मान लो, क्योंकि चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो ये तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि तुम यहाँ
यहाँ पर मुझे हरा दो कि तुम्हारे पास तो कोई एबिलिटीज है ही नहीं। तो ली के पास फिर से एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम यहाँ पर अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करना चाहोगे। ली बोबैन से कहता है नहीं, मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। फिर साथ ही वो अपनी विंडो की तरफ देखता है जहाँ पर उसे कहा जाता है क्या तुम अपनी इंजरीज को हील करने के लिए अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करना चाहती हो। ली कहता है हाँ मैं इनको यूज करना चाहता हूँ। जैसे ही वहाँ पर हीलिंग एबिलिटीज को यूज करता है उसी वक्त उसकी बॉडी हील हो जाती है कि पूरी बॉडी के ऊपर ग्रीन कलर का ओरा निकलता है जिससे उसके जख्म हील हो जाते हैं। जबकि बोबैन के दोनों दोस्त हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो इस लड़के के पास भी एबिलिटीज है, ये लड़का तो एक हीलर है, इसके पास हीलिंग की एबिलिटीज है कि ये लड़का इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। एक हीलर एक शैडो स्वॉर्डमैन का मुकाबला कैसे कर सकता है। एक हीलर तो सिर्फ हील कर सकता है, उसके पास अटैक पावर नहीं होती। तो बोबैन को भी जब पता चलता है कि इसके पास हीलिंग की एबिलिटीज है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और उससे कहता है ली जल्दी से यहाँ से चले जाओ, सैली को छोड़कर यहाँ से वापस चले जाओ कि अब मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा, तुम्हारे पास तो हीलिंग की एबिलिटीज है, हीलिंग की एबिलिटीज वाला बंदा फाइट नहीं कर सकता और शैडो स्वॉर्डमैन को तो कभी नहीं हरा सकता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। लियो से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं कोई हीलर तुम्हें यहाँ पर हरा ना दे और सैली के सामने तुम्हारी इंसल्ट हो जाए। बोबैन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अभी अभी तुमने क्या बकवास की। लियो से कहता है मैंने कहा कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, अगर फाइट करनी है तो मुझसे फाइट करो। और वो जल्दी से अपनी तलवार को उसके सामने करता है जबकि वो बोबैन भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है चलो ठीक है, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है तो फिर तुम्हें मौत दे देते हैं। और वो वहीं पर अपने शैडो क्लोन्स क्रिएट करता है। इस बार वो अपने 2 शैडो क्लोन्स बना लेता है, उसके शैडो क्लोन्स भी बिल्कुल उसी के जैसे होते हैं। ली भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ली कहता है इसने तो अपने आप को 3 में चेंज कर लिया, अब मुझे यहाँ पर 1 से नहीं बल्कि 3 से फाइट करना पड़ेगी। इसकी एबिलिटी तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। शैडो स्वॉर्ड्समैन की एबिलिटी ये काफी ज्यादा बेहतर है मेरी एबिलिटी से, तो मेरे पास तो कोई एबिलिटी है भी नहीं। ली यहाँ पर हिसाब लगा रहा होता है। ली कहता है ये अपने शैडोज को एक साथ यूज कर सकता है। पहले इसने मेरे ऊपर अटैक किया सामने की तरफ से, लेकिन असल में वो ये नहीं था बल्कि इसका शैडो क्लोन था और उसी वक्त इसकी रियल बॉडी ने पीछे वाली साइड से मेरे ऊपर अटैक किया। अब इसके पास 3 क्लोन्स हैं तो ये तीनों तरफ से मेरे ऊपर अटैक कर सकता है और मुझे लगता है कि ये अपने शैडोज के साथ अपनी पोजीशन को भी स्वैप कर सकता है। लगता है कि इस शैडो स्वॉर्ड्समैन के साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बोबैन यहाँ पर कहता है मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है कि तुम एक बेवकूफ हो जो कि एक हीलर की तरह अवेकन हुए हो, तुम्हारे पास हीलर्स की एबिलिटी है फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। अब जबकि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें अपना स्पेशल मूव दिखाऊं, मेरा स्पेशल मूव जिसका नाम शैडो असैसिन इनविंसिबल अटैक है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लियो से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो मैं भी वो देखना चाहता हूँ, मरने से पहले आखिरी बार तुम अपने उस मूव को मुझे दिखा सकते हो। और ली बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि बोबैन उसके सामने बड़े आराम से खड़ा होता है और वहीं पर खड़े खड़े वो अपने एक शैडो क्लोन से कहता है जाओ और जाकर उस पर अटैक करो। और वो शैडो क्लोन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है जबकि बाकी के दोनों वहीं पर होते हैं। तो ली जो कि अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, वो वाला शैडो क्लोन वहीं पर बीच में उसे रोक लेता है और उसकी तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है। शैडो क्लोन की पावर भी बोबैन की पावर के बराबर ही होती है। वो ली के अटैक को ब्लॉक करने के बाद से पीछे की तरफ झटक देता है और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए ली के ऊपर अटैक करता है। ली उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर ली अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन शैडो क्लोन फिर से उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। ली कहता है इसका अटैक तो बहुत ज्यादा क्लोज था, अब ये पीछे मेरे पर फिर से कट लगाने वाला था, मैं तो यहाँ पर इसके क्लोन को ही बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा हूँ। तो सिर्फ उसका एक शैडो क्लोन है, तो क्लोन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है तो रियल बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। अभी तो यहाँ पर मुझे 2 और को भी हराना है। उसी वक्त सामने वाला दूसरा शैडो क्लोन भी वहाँ से गायब हो जाता है और वो बड़ी स्पीड से घूमता हुआ ली के पीछे वाली साइड पर आ जाता है और उसे कहता है पिछली बार तो तुम कुछ ज्यादा ही लकी थे, सिर्फ एक स्लैश के साथ तुम्हारी जान बच गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम इतने ज्यादा लकी होगे। और वो पीछे वाली साइड से फिर से अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी गर्दन काटने लगा है। ली भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इस बार इस अटैक से अपने आप को कैसे बचाएगा। यहीं पर एपिसोड 8 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो बोबैन अपने 3 शैडो क्लोन्स बनाता है और उन तीनों शैडो क्लोन्स के साथ ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो एक शैडो क्लोन को आगे भेजता है और उसी के साथ ही वो दूसरे शैडो क्लोन को उसके पीछे वाली साइड पर भेज देता है कि अपनी तलवार को घुमाते हुए ली के सर के ऊपर अटैक करने लगा है ताकि उसकी गर्दन काट सके। ली भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी तलवार उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। यहीं पर बहते हुए ब्लड की तरफ दिखाया जाता है और तलवार को गिरता हुआ दिखाया जाता है, जबकि सैली भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है। सिर्फ सैली नहीं, बोबैन और उसके दोनों दोस्त भी
ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बोबेन कहता है इस लड़के ने यहाँ पर मेरे अटैक को कैसे डॉज कर लिया जबकि मेरी तलवार उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब थी। ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के के पास मुझसे ज्यादा स्पीड कैसे हो सकती है। रियल बोबेन भी कहता है मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जबकि ली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो पीछे हटने के बाद लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और कहता है ये वाला तो बहुत ज्यादा क्लोज था, ये भी मेरा सर कटने वाला था। अगर ये नया वाला स्किल यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होता, उसी के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कंग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर एक नया स्किल सीख लिया है। उसके नए स्किल का नाम बर्स्ट स्लैश होता है। इसका लेवल अभी सिर्फ 1 है। बर्स्ट स्लैश की मदद से अभी कोई दुश्मन उसके ऊपर अटैक करने वाला होगा और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा उस अटैक से बचने का, तो वो बड़ी स्पीड के साथ एक बार के लिए उस अटैक को अवॉइड कर लेगा। लेकिन इसका कूल डाउन टाइम 5 मिनट का है और विंडो में उसका टाइम भी चल रहा होता है जो कि पूरा 5 मिनट का है। 5 मिनट के बाद ही वो दोबारा इस अटैक को यूज कर सकता है। ली कहता है शुक्र है कि टाइम पर मुझे ये वाला नया स्किल मिल गया, अगर मैंने इस स्किल को यहाँ पर ऑब्टेन नहीं किया होता तो अभी मेरा सर यहाँ पर जमीन पर पड़ा होता। फिर साथ ही वो खुश हो जाता है और कहता है अब जो होना था वो तो हो गया, मैं इस फाइट को जीत सकता हूँ, तो मुझे बस इसके क्लोन्स को हराना है। उसके बाद रियल बोबैन को हराकर मुझे इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। कि बोबैन भी अपने दोनों शैडो क्लोन्स को पीछे बुला लेता है और साथ ही जोर जोर से हंस रहा होता है। बोबैन हंसते हुए उससे कहता है तुमने तो फिर से मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया, लेकिन यहाँ पर तुमने सिर्फ मेरे क्लोन को ही नुकसान पहुँचाया है, मेरी रियल बॉडी तो इंटैक्ट है, तुम मेरे क्लोन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दो, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर साथ ही बोबैन ली से कहता है अब यहाँ पर हमारी रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है। साथ ही वो कहता है वापिस आ जाओ। जैसे वो वापिस आने का कहता है, ली के हाथ में उसकी जो तलवार होती है जो कि बोबैन ने उसको दी थी, वो तलवार वापस से बोबैन के पास चली जाती है। बोबैन उसे कहता है ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तुम्हारे ऊपर मर्सी दिखाने की, यानी कि तुम्हारे पर तरस खाने की। मैं क्योंकि एक शैडो स्वर्ड्समैन हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर जरा भी तरस नहीं खाना चाहिए था, मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। बोबैन ली से कहता है अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा गेम्स नहीं खेलूंगा, अब अपनी आंखें खोल कर देखना क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वो साथ ही अपने हाथ में जो 2 तलवारें होती है उन दोनों तलवारों को बैग के साथ मिलाकर एक बाला बना लेता है और उन दोनों तलवारों को जोड़ने के बाद जब उसे एक तलवार बना लेता है फिर उससे एक और क्लोन बनाता है और उसकी 2 तलवारें बना लेता है, यानी कि उसने दोनों तलवारों की बैग्स को आपस में जोड़ लिया है। ली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब यहाँ पर कौन सा नया मूव यूज करने वाला है। उसके शैडो क्लोन्स भी सेम उसकी कॉपी कर रहे होते हैं, उन्होंने भी अपने हाथ में 4 तलवारें पकड़ी होती है। बोबैन ली से कहता है अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपना एक और स्पेशल मूव दिखाने वाला हूँ। बोबैन अपने दोनों क्लोन्स के साथ अपनी 6 तलवारों को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। जैसे ही वो अपनी तलवारों को ग्राउंड के अंदर दंसाता है तो वहाँ पर ग्राउंड शैटर होता है और उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल चला जाता है और वो सारा शैडो मटेरियल ली की पूरी बॉडी को कवर करता है, यानी कि उसके आसपास एक घेरा बन जाता है। ली की पूरी बॉडी को आसपास से शैडोज ने कवर किया होता है। इस शैडो एनर्जी के बीच से पेन कहीं से भी निकलकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है क्योंकि ये उसकी डोमेन है। यहाँ पर वो अपनी स्पेशल डोमेन की पावर को यूज कर रहा है। ली अभी वहीं पर सेंटर में खड़ा होता है कि उसी वक्त साइड से पेन की तलवार निकलती है और उसके ऊपर अटैक होता है। ली उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर बार बार अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से उस डोमेन के अंदर फंसा हुआ है। चारों तरफ से बोबैन कहीं से भी निकलकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है और उसके पास 2 शैडो क्लॉज भी हैं। यहाँ पर बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स हो रही हैं। इतनी सारी स्ट्राइक्स को अवॉइड करना ली के लिए आसान नहीं है। काफी सारी स्ट्राइक्स उसकी बॉडी के ऊपर भी हिट होती हैं और जगह जगह के पर उसकी बॉडी के ऊपर स्लैशेस लगती हैं। बोबैन ली से कहता है तुम चाहे यहाँ पर जितना मर्जी डांस कर लो, लेकिन तुम आखिर पर मरने वाले हो क्योंकि इन सारे अटैक से तुम नहीं बच पाओगे। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारा एचपी लेवल 30% तक पहुंच चुका है, अगर इससे कम हुआ तो तुम डेंजर जोन में चले जाओगे। ली कहता है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, वेपन के बिना मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर डॉज करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। उसी वक्त बोबैन उसके सामने से निकलता है और उसे कहता है ग्रिम रीपर यहाँ पर आ चुका है तुम्हारी जान लेने के लिए, तुम्हारे पास पछताने का टाइम नहीं है। और वो ली की बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाता है बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। वहाँ पर डोमिनेटर ने उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाई थी, इस वक्त भी ली की बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लग रही होती है। ली उसके डोमेन के अंदर पूरी तरह से ट्रैप होता है और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लग रही होती है। बोबैन अपने इस अटैक को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। बोबैन उसे कहता है मैं तुम्हारी कबर के लिए बहुत ही अच्छी सी जगह ढूंढूंगा और इस गाँव में तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह दी जाएगी, इसलिए बड़े ही आराम के साथ मरो। तो बोबैन अभी वहीं पर खड़ा खड़ा इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसने लीजी को हरा दिया है। उसी वक्त बिजली की तेजी से पीछे से कोई चीज उसकी तरफ आगे बढ़ती है। बोबैन इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ घूमकर देखने लगता है वहीं पर ग्रैंडपा उभरे आ जाते हैं। ग्रैंडपा उभरे अपने हाथ को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करते हैं कि उसी वक्त ली उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ा होता है। ली बोबैन को पंच मारने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा उभरे वहाँ पर बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाके की साउंड आती है। सैली और बोबैन के दोस्त भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि बोबैन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, उससे भी यहाँ पर टेरिफाइंग पावर महसूस होती है। ग्रैंडपा ने वहाँ पर आने के बाद ली के अटैक को तो
ब्लॉक कर लिया है, लेकिन उन्हें भी पावर महसूस हो रही होती है कि ली के पंच में कितनी ज्यादा पावर है। उनसे कहते हैं अब बस बहुत हो गया, तुम सभी की फाइट यहीं पर खत्म होने वाली है। साथ ही आसमान के ऊपर थंडरस्टॉर्म्स चमकना शुरू हो जाते हैं और बारिश भी होना शुरू हो जाती है। तो ली वहाँ पर ग्रैंडपा को देखने के बाद पीछे हट जाता है और इस फाइट को एंड कर देता है। ग्रैंडपा ली से कहते हैं लीजी अब बस करो, फाइट खत्म हो चुकी है, मेरे साथ घर वापस चलो। ली भागते हुए आगे बढ़ती है और ली से कहती है ली क्या तुम ठीक हो? ली से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी बॉडी के ऊपर थोड़ी सी छोटी मोटी चोटें हैं। ग्रैंडपा उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेते हैं और कहते हैं चलो वापस घर चलते हैं, कि बहुत ही जल्दी थंडरस्टॉर्म आने वाला है। वो बहन अभी वहीं पर खड़ा होता है, वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है ग्रैंडपा ओवरएक, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इन दोनों बच्चों को लेने के लिए आए हो तो तुम्हारे आने के बाद कुछ बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से इन दोनों को लेकर जा सकते हो। ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और उसे कहते हैं वो बहन अपनी बकवास बंद करो, अगर मैं इस लड़के के पंच को यहाँ पर रोकता नहीं तो अब तक तुम मर चुके होते। वो बहन भी ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उसे भी उस वक्त वो पंच की टेरिफाइंग पावर महसूस हुई थी। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, मुझे भी उस वक्त महसूस हुआ था कि उसके पंच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। साथ ही वो बहन ग्रैंडपा से कहता है तुम बस यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये लड़का तो एक हीलर है, एक हीलर यहाँ पर स्वर्ड्समैन को कैसे हरा सकता है? अगर तुम यहाँ पर बीच में आकर हमारी फाइट को नहीं रोकते तो मैंने इस लड़के को मार दिया होता। जैसे यहाँ पर वो बहन इस बात को मान लेता है कि ये फाइट अब खत्म हो चुकी है, उसी वक्त हमारे ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। मिशन को कंप्लीट करने पर तुम्हें 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, साथ ही तुम्हें एक हिडन की भी मिली है और साथ में तुम्हें मैप भी मिल गया है। ली भी अपनी विंडो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है लगता है कि मेरे सिस्टम ने खुद ही इस बात को मान लिया है कि मैंने यहाँ पर बोबैन को हरा दिया, लेकिन मैंने तो उसको हराया नहीं। ग्रैंडपा सैली और ली से कहते हैं थंडरस्टॉर्म आ रहा है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ के थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। बोबैन के दोनों दोस्त भी उसे कहते हैं बॉस चलो जल्दी से वापस घर चलते हैं, अगर यहाँ पर थंडरस्टॉर्म आ गया तो हम सभी भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, वापस चलते हैं। जबकि बोबैन चिल्लाकर कहता है चैन लीज आओ, चलो जल्दी से यहाँ पर वापस आओ, मेरी फाइट अभी खत्म नहीं हुई, दोनों भी फाइट करते हैं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो बोबैन दूर से चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि यहाँ पर वापस आओ। तो उसके दोनों दोस्त उसे खींचते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं बॉस अब बस करो, हमें वापस जाना होगा। ली अभी उसी की तरफ देख रहा होता है, जबकि सैली उसे कहती है ली तुम किसकी तरफ देख रहे हो, चलो जल्दी से आ जाओ, वो वापस चला गया है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, हमें जल्दी से अपने घर वापस जाना होगा। ली उसे कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो भी उनके साथ चल पड़ता है और ये सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ली बहुत सारी पट्टियां लेती है और ली की पूरी बॉडी को उन पट्टियों से कवर कर देती है। वो यहाँ पर उसकी पट्टियां कर रही होती है और उसे कहती है तुम्हें थोड़ी देर के लिए इन सारे जख्मों को इंड्योर करना होगा, तुम कुछ ज्यादा ही हिल रहे हो, मैं इस तरह तुम्हारी बॉडी के ऊपर मेडिसिन नहीं लगा पा रही। ली उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं स्टिल रहूंगा। ली उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम दोनों को फिर से मुश्किल में पड़ना पड़ा, इस बार भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई और अब फिर से तुम लोग मेरी जान बचा रहे हो। सैली उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें वहाँ पर फाइट करने से नहीं रोक पाई, ये तो मेरी गलती है। ली कहता है हालांकि वहाँ पर बोबैन को हराने पर विंडोज ने कहा कि मैंने इसको हरा दिया और मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिले हैं, लेकिन मैं लेवल अप नहीं कर पाया। अगर वहाँ पर मैं लेवल अप होता तो मेरी बॉडी दोबारा से हील हो जाती, क्योंकि हर बार लेवल अप करने पर मेरी एचपी दोबारा से रिकवर होती है। मुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता चला कि मेरी इस गेम का सिस्टम कैसे चलता है। ली सैली से कहता है सैली मुझे लगता है कि तुम और ग्रैंडपा ओबर है, तुम दोनों ही बोबैन को अच्छी तरह से जानते हो, जिस तरह वो तुम दोनों से बात कर रहा था मुझे लगता है कि तुम दोनों से जानते हो। सैली उसे कहती है हाँ मैं उसे जानती हूँ, असल में हम दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं, हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। तुम इसको ऐसा भी कह सकते हो कि हम लोग आपस में ब्लड रिलेटेड है, हालांकि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन बोबैन कुछ अर्सा तक हमारे साथ ही रहा है। उसके बाद वो घर को छोड़कर चला गया। फिर साथ ही वो उसे कहती है ठीक है मैंने तुम्हारे सारे जख्मों के ऊपर पट्टी कर दी है, अब तुम यहीं पर आराम करो, मैं बाहर जा रही हूँ। ली उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि सैली शर्माते हुए से कहती है यहाँ पर थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए क्योंकि तुमने वहाँ पर मेरे लिए उस लड़के से फाइट की है। तो सैली अपनी छतरी उठाती है और बाहर चली जाती है और उसे कहती है मुझे जाकर ग्रैंडपा की मदद करना होगी, यहीं पर आराम करो तुम्हारे जख्म हील हो सके। ली उसे कहता है अच्छा ठीक है, आराम से जाना और ध्यान से वापस आना। सैली के वहाँ से चले जाने के बाद ली वहीं पर अपने बिस्तर पर आराम से पड़ा होता है और बाहर की तरफ देखकर कहता है बहुत ही भयानक थंडरस्टॉर्म है, बिल्कुल उसी दिन की तरह वहाँ पर भी बारिश हो रही थी। यहीं पर बैठे बैठे ली कहता है पता नहीं मेरी मॉम इस वक्त क्या कर रही होंगी, मेरी मॉम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई होंगी क्योंकि जब वो मुझे रूम में नहीं देखेगी तो बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगी। मुझे जल्दी से जल्दी इस गेम को छोड़कर जाना होगा ताकि मैं अपनी मॉम के पास वापस जा सकूं। फिर वो अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं कि मुझे यहाँ पर बोबैन को हराने पर कौन सा मैप मिला है और साथ में मुझे एक हिडन की भी मिली थी, वो किस लिए है। ये सब कुछ तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 9 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लेवल अप टू सर्वाइव के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़िली बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पर सर्वाइव करता है और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी चोटें लगी होती हैं क्योंकि उसका सामना बोबैन के साथ था जो कि एक शैडो स्वर्ड्समैन है। लेकिन लास्ट ब्लो के ऊपर तो ज़िली इस फाइट को जीतने वाला था, पर ग्रैंडपा ओबरे वहाँ पर आकर बोबैन की जान बचा लेते हैं क्योंकि ग्रैंडपा ओबरे बोबैन को पहले से ही जानते हैं। ज़िली वापस अपने घर में आ जाता है, सैली उसकी पट्टियां करके वहाँ से बाहर चली जाती है। तो उसी वक्त ज़िली अपनी विंडोज को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं कि मुझे वहाँ पर से कौन से रिवार्ड्स मिले हैं। सबसे पहले तो वो अपने मैप को ओपन करता है कि उसे यहाँ पर खोया हुआ नक्शा मिला है जिसमें वो कैबरी के टेम्पल को ढूंढ सकता है। लिज़ी कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब मुझे बस जल्दी से जल्दी इस डेजर्ट के अंदर उस खोए हुए टेम्पल को ढूंढकर गार्डियन मॉन्स्टर को हराना होगा। मैंने मॉन्स्टर को हरा दिया तो मैं वापस अपने घर जा पाऊंगा। ली कहता है अब मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं होता, जैसी बारिश रुकेगी मैं उसी वक्त बाहर चला जाऊंगा ताकि जाकर उस टेम्पल को ढूंढ सकूं। उसी वक्त विंडो में उसे बताया जाता है कि इनाम के तौर पर तुम्हें एक हिडन की भी मिली है, अपने पास उस की को चेक करो, क्या वाकई में तुम्हें वो की मिली है या नहीं। ली अपने पास उस की को चेक करता है तो वाकई में उसके पास एक हिडन की होती है। ली कहता है पता नहीं ये की किस लिए यूज होती है। इसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है जब भी तुम किसी ओपोनेंट के साथ फाइट करते हो या फिर मॉन्स्टर्स के साथ रैंडम फाइट करते हो तो फाइट के दौरान वहाँ पर काफी सारे चेस्ट बॉक्सेस गिरते हैं। सारे चेस्ट बॉक्सेस को ओपन करने के लिए तुम इस हिडन की को यूज कर सकते हो। उन चेस्ट बॉक्सेस के अंदर से बहुत सारा खजाना निकल सकता है, कुछ आर्टिफैक्ट्स निकल सकते हैं या फिर तुम्हारे लिए कुछ मेडिकल किट्स निकल सकती हैं, इसलिए तुम्हें इस चाबी को अपने पास संभाल कर रखना होगा। ली कहता है तो इस चाबी का मकसद ये है, इस चाबी की मदद से मैं हिडन बॉक्सेस को ओपन कर सकता हूँ। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। फिर साथ ही वो अपनी जैकेट उठाता है और जल्दी से जैकेट पहनकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब बस बारिश के रुकने का इंतजार है, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसी वक्त बाहर का दरवाजा खुलता है और ग्रैंडपा ओबारे अंदर आते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लड़के क्या तुम ठीक हो। ली कहता है तो ग्रैंडपा आप वापिस आ गए, क्या आपने अपना सारा काम खत्म कर दिया। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ मैंने सारा काम खत्म कर दिया, अचानक से बारिश आ गई थी, इसी वजह से मुझे सारा काम इस वक्त खत्म करना पड़ा ना, मैं तुम्हारी पट्टियां करने के लिए खुद यहाँ पर आता और तुमसे पूछता भी कि तुम कैसे हो। आज कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है, इसी वजह से मुझे अपनी सारी खेती को बचाना पड़ा वरना वो सारी फसल बर्बाद हो जाती। लियोन से कहता है ग्रैंडपा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चोटें इतनी भी गहरी नहीं है, आप इतनी रात के वक्त मेरे रूम में आए हैं, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी चोटें कैसी हैं। कहता है ये तो बिल्कुल ठीक है, बस स्किन के ऊपर ही कुछ छोटी मोटी चोटें लगी है, ये तो जल्दी से हील हो जाएंगी। ग्रैंडपा ऊपर उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जल्दी से हील हो जाएं। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम बोबैन के खिलाफ फाइट करके इस फाइट को जीत सकते हो, क्योंकि बोबैन हमारे इस गांव का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वर्ड्समैन है और उसके जैसा शैडो स्वर्ड्समैन मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पिछले कई सालों से उसने काफी सारी ट्रेनिंग की है। ली ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लगता है कि उसने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया और अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया, इसी वजह से मैं उसे वहाँ पर हराने में कामयाब हो सका, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बोबैन जैसे प्लेयर का मुकाबला कर सकूं कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। ग्रैंडपा ऊपर उसे कहते हैं मैं बोबैन को अच्छी तरह से जानता हूँ, बोबैन के पास काफी सारी स्ट्रेंथ और स्किल्स भी हैं, लेकिन फाइट जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ और स्किल्स की जरूरत नहीं होती बल्कि हौसले और हिम्मत की जरूरत भी होती है। तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल पावर वहाँ पर डिसाइड करती है कि तुम इस फाइट को जीतोगे या नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम वहाँ पर उस बैटल को जीत गए। बोबैन के पास ये दोनों चीजें नहीं है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। ग्रैंडपा जैसी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, ली ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा उबारे रुके, क्या आप मुझे इस बारे में बताएंगे बोबैन के साथ आपका क्या रिश्ता है। सैली ने मुझे बताया कि वो दोनों एक साथ पले बड़े हैं, वो दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, फिर आप दोनों के रास्ते अलग कैसे हो गए। बोबैन इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, वो यहाँ पर आपको भी इग्नोर कर रहा था। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और उसे कहते हैं ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, चलो ठीक है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो ये आज से 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले जब मैं और सैली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुए थे इस लाटोनाया डेजर्ट में, हम लोग यहाँ पर अभी नए नए आए थे। उस दिन भी यहाँ पर बारिश हो रही थी और थंडर स्टॉर्म था और काफी तेज बारिश थी। हम दोनों ही वहाँ पर अपने रहने के लिए कोई घर ढूंढ रहे थे, पर सामने हमें एक घर दिखाई दिया। हमें लगा कि शायद उस घर वालों के पास जाकर कुछ खाना लिया जा सकता है या फिर रहने के लिए जगह ली जा सकती है। रात का वक्त था, लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जाकर हमने क्या देखा कि वहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो
उसी घर की फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन हमारे वहाँ पर पहुँचने से पहले काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उस डिमोनिक बीस्ट ने वहाँ पर उस घर में रहने वाले पेरेंट्स को मार दिया था। लेकिन वहाँ पर एक छोटा बच्चा अभी जिंदा था कि अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। और यही हमारा छोटा बच्चा बोबैन है जो कि वहाँ पर अपनी मॉम की लाश के पास बैठा रो रहा होता है। वो डिमोनिक बीस्ट उसके पेरेंट्स को मारने के बाद बोबैन को मारने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है ताकि वो बोबैन को भी मार सके। तो वो डिमोनिक बीस्ट वो भी एक वुल्फ टाइप का ही बीस्ट होता है। वो जल्दी से जंप करते हुए बोबैन को खाने लगता है या फिर उसको मारने लगता है। तो ग्रैंडपा ओबरे अपनी लाइटनिंग की स्पीड को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके सामने आ जाते हैं और उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो बीस्ट जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। और उस मॉन्स्टर को भी समझ आ जाती है कि जहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर आ गया है, वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए वो पीछे की तरफ देखता है और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जबकि बोबैन अभी भी वहीं पर बैठा अपनी मॉम की लाश के पास रो रहा होता है। तो ग्रैंडपा ओबरे ने जहाँ पर बोबैन की जान बचा ली है। ग्रैंडपा ओबरे कहते हैं उसके बाद से बोबैन हमारे साथ ही रहा। मैं बोबैन को अपने साथ लेकर आ गया ताकि हम लोग उसको पाल सके, क्योंकि वो काफी छोटा था, खुद से वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता था। जबकि लाटोनाया डेजर्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि रात के वक्त अकेले तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं। ली ग्रैंडपा ओबरे से कहता है तो आपने जहाँ पर उसके पेरेंट्स को दफनाने में उसकी मदद की और साथ ही उसको बचाया और उसको रहने के लिए जगह दी, तो फिर बोबैन इस तरह क्यों बन गया है? वो एक डेविल क्यों बन गया है? वो ऐसे आपके साथ बिहेव कैसे कर सकता है? उसे तो आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं बोबैन के सर के ऊपर सिर्फ एक रिवेंज दीवार है। वो सिर्फ चाहता है कि उस मॉन्स्टर को ढूंढ ले, उसी मॉन्स्टर को जिसने उसके पेरेंट्स को मारा है। वो उस मॉन्स्टर को मारना चाहता है, इसके अलावा उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी चक्कर में वो इस तरह के गलत कामों में पड़ गया। उसे लगता है कि यहाँ पर लाटोनाया डेजर्ट में सिर्फ स्ट्रेंथ ही काफी है, स्ट्रेंथ के साथ ही जिंदा रहा जा सकता है, इसके अलावा तुम मॉन्स्टर के हाथों से मारे जाओगे। लेकिन मैंने हमेशा ही उसको बदला लेने से रोकने की तरफ ध्यान दिया। मैंने उसे हमेशा ही कहा कि वो बदला लेने के बारे में छोड़ दे। इसी वजह से वो मुझसे नाराज है और हमसे गुस्सा होकर फैमिली को छोड़कर चला गया। ग्रैंडपा ली से कहते हैं यहाँ पर लाटोनाया डेजर्ट में ऐसे बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जिनकी पावर को तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर मैं भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करूंगा तो मैं भी उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकता। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी वजह से तो मैं कभी इस गाँव को छोड़कर नहीं गया। मैं इसी गाँव के अंदर रहने को प्रेफर किया ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसी गाँव में गुजार सकूं, ताकि जाकर किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के हाथों मरना पड़े। और यही सारी बातें मैंने बोबैन को भी समझाई, लेकिन वो ये सारी बातें मानने को तैयार नहीं था और वो हमें छोड़कर चला गया। तुम्हें पता है कि एक अकेला बच्चा, उसके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। इसी तरह वो एक टपोरी बन गया है। जबकि ली ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है आखिर वो डिमोनिक बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल होगा कि जिसने वहाँ पर ग्रैंडपा की फुल स्ट्राइक को बर्दाश्त किया है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो वहाँ से भाग गया। ग्रैंडपा ऊपर उसे कहते हैं लगता है कि हमने यहाँ पर काफी सारी बातें कर ली है, रात काफी हो गई है, तुम आराम करो। जबकि ली अभी भी यहाँ पर अपनी सोचों में गुम होता है। ली कहता है अब जबकि मेरे पास खोए हुए टेम्पल का नक्शा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपने आप से लाटोनाया डेजर्ट में जाकर मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए इस टेम्पल में जाकर उस गार्डियन को हरा सकूं, क्योंकि इस वक्त मुझे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में अच्छी तरह से पता है। लास्ट टाइम मेरा सामना डोमिनेटर के साथ हुआ था और डोमिनेटर भी काफी ज्यादा पावरफुल था। हो सकता है कि इस डेजर्ट के अंदर डोमिनेटर से भी ज्यादा पावरफुल कोई मॉन्स्टर हो। अगर मेरा सामना किसी और मॉन्स्टर के साथ होता है तो मैं फिर से मारा जाऊंगा। ली कहता है लास्ट टाइम मुझे बोनस पॉइंट्स मिले थे, यानी कि मेरे स्टैट्स अचानक से 100% हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं डोमिनेटर के हाथों से मारा गया था। फिर मिराकलेसली मैं यहाँ पर दोबारा से जिंदा हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बोनसेस के सहारे पे मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। मुझे अपने स्किल्स चाहिए होंगे, मुझे यहाँ पर फाइटिंग सीखनी चाहिए। ग्रैंडपा जैसे वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, ली ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ली उनसे कहता है ग्रैंडपा क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि फाइट कैसे करते हैं, जबकि आप मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं और आपका कई सालों का एक्सपीरियंस है। क्या आप मुझे फाइटिंग करना सिखा सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मुझे उस टेम्पल को ढूंढने के लिए जाना है ताकि मैं उस टेम्पल को ढूंढकर इस दुनिया से जा सकूं, लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर जा सकूं। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद उसे कोई जवाब नहीं देते और उसे कहते हैं यहीं पर रेस्ट करो, और फिर वो बाहर चले जाते हैं। ली पीछे से चलाकर ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा प्लीज मेरी हेल्प कर दें, अगर आप मुझे फाइट करना सिखा दें तो मेरे पास एक तरीका है, हम लोग लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर जा सकते हैं। तो ग्रैंडपा उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जबकि हमारा ली सोच रहा होता है मैं यहाँ पर सोच ही क्या रहा हूँ, मैंने ग्रैंडपा से ये वाली बात की ही क्यों? कि बोबैन भी तो इसी वजह से ग्रैंडपा को छोड़कर चला गया था, क्योंकि ग्रैंडपा उसको फाइटिंग करना नहीं सिखाना चाहते थे और उसको बदला लेने नहीं दे रहे थे। लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैंडपा मुझे भी घर से निकाल दें। तो ग्रैंडपा थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और ली से कहते हैं अगर रात को ये बारिश रुक जाती है तो कल सुबह माउंटेन के ऊपर आकर मुझे मिलना, उसके बाद मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा। अगर तुमने टेस्ट को पास कर लिया उसी के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें फाइट कैसे करनी है, मैं तुम्हें अपने सारे फाइटिंग स्किल सिखाऊंगा। ली भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ग्रैंडपा ओबरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल उस टेस्ट को जरूर पास कर लूंगा और उसके बाद देखना आप मुझे टीचिंग भी देंगे। जबकि ग्रैंडपा इसी बारे में सोच
सोच रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, चैन जीला, मुझे लगता है कि तुम कोई आम से इंसान नहीं हो। लास्ट टाइम तुम्हारे अटैक को ब्लॉक करने के बाद से मेरी उम्मीद भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जो कि हम सभी को लाटोनाया डेजर्ट से बाहर निकाल सकते हो। मैं भी इस डेजर्ट से बाहर निकलना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, लास्ट टाइम इसने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्किल को यूज किया था। हालांकि मैंने वहाँ पर अपनी पावर के साथ अपनी स्पेशल शील्ड को भी यूज किया था इसके पंच को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन फिर भी इसने मेरी थंडर शील्ड को वहाँ पर तोड़ दिया था। लगता है कि इस लड़के के पास वाकई में कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसकी मदद से लाटोनाया डेजर्ट में जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो सभी लोग लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर जा सकते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।